हेलो एवरीवन। की क्लास के अंदर हमने कल पढ़ा था अबाउट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग्स। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग के रिगार्डिंग जितने भी अपने प्रोविजंस थे, सेक्शन 24, रेगुलेशन 18 एंड रेगुलेशन 22, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर जो पार्टिसिपेट एज वेल एज वोट देने का जो राइट होता है, वो किसका राइट होता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का। तो आज हम बात करेंगे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है ना, वो अपने ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं। कौन? ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर वोट देते हैं, अटेंड करते हैं टू इन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। कौन? ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है ना, इन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के क्या राइट्स होंगे और क्या ड्यूटीज होंगी। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 25A। क्या? सेक्शन 25A। तो सेक्शन 25A क्या कहता है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ AR, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनके जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज है। तो सिंपल सा पॉइंट है भैया, आप किसको रिप्रेजेंट करते हो? कौन? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव किसको रिप्रेजेंट करे? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के जो राइट्स होंगे, तो सर फाइनेंशियल क्रेडिटर का क्या अधिकार है डांस करने का? क्या मजाक करते रहते हो क्या? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग क्या राइट है? उनका राइट है टू पार्टिसिपेट, टू अटेंड एंड टू वोट। कौन? जब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का राइट है कि वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करेंगे, तो वही राइट किसका है? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का। तो ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का राइट है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में ये पार्टिसिपेट भी करें, वोट भी करें। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, बड़े ध्यान से पढ़ना, सेक्शन 25A सब सेक्शन 1 बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज तो बहुत मजा आने वाला है। सेक्शन 25A सब सेक्शन 1, राइट ऑफ AR। किसका AR? फाइनेंशियल क्रेडिटर का। किसका? फाइनेंशियल क्रेडिटर का। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसका AR की बात हो रही है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है। उसका राइट क्या होगा? राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट। क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये AR भी क्या करेंगे? कमिटी के अंदर पार्टिसिपेट एंड वोट देने का अधिकार होगा। राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। किसके भी आप पे? ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ई रिप्रेजेंट्स। किसके अकॉर्डिंग? भैया मैं हूँ AR, मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? फाइनेंशियल क्रेडिटर को। तो जैसा जैसा मेरा फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलेगा, मैं वैसा वैसा करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ इन अकॉर्डेंस विथ प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर। सच मतलब जिस फाइनेंशियल क्रेडिटर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसने जो इंस्ट्रक्शन दिया, उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको वोट देना है, पार्टिसिपेट करना है। तो उसके इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे मिलेंगे? मे बी एनी फिजिकल मीन्स या मे बी एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो 25A सबसेक्शन 1 हमें समझ में आया। नाउ वी कम टू 25A सबसेक्शन 2। 25A सबसेक्शन 2 आपको बताता है ड्यूटीज ऑफ AR। सेक्शन 25A सबसेक्शन 2 बताता है कि जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। भैया ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जी, आप क्या करने आए हो? खाना बनाने आए हो, रोटी बनाने के लिए आए हो, डांस करने के लिए आए हो, झाड़ू पोछा लगाने के लिए आए हो? आप क्या करने के लिए आए हो? आप रिप्रेजेंट करने के लिए आए हो। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ही आप रिप्रेजेंट करते हो। क्या कर रहे हो आप? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को आप कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो? सर कमिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो कमिटी में क्या हुआ? क्योंकि हम तो गया नहीं, तुम गया। तुम कौन? AR। तो तुम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, तुमने हमारे ब्याह पे मीटिंग अटेंड की। तो मीटिंग में क्या क्या हुआ बताओ तो सही। तो मिनट्स, तो बड़े ध्यान से पढ़ना। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी के बारे में क्या दिया हुआ है? टू सर्कुलेट
क्या दिया है? टू सर्कुलेट द एजेंडा एंड मिनट्स, टू सर्कुलेट द एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. किसको? टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रिप्रेजेंट्स. मजा आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. नाउ सेक्शन 25A सबसेक्शन 3, सेक्शन 25A सबसेक्शन 3 आपको ये बताता है कि ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 25A सबसेक्शन 3 भी एक तरीके से ड्यूटी है. लॉ में वर्ड नहीं था ड्यूटी, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन आप याद करने के लिए बोल सकते हो कि ये भी ड्यूटी कर्तव्य के ही रिगार्डिंग है कि मुझे क्या करना है. मैं कौन? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव. ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को. तो यदि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, इसका नाम है ए फाइनेंशियल क्रेडिटर को यदि रिप्रेजेंट करता है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के फायदे के लिए काम करता है. आप जिसको रिप्रेजेंट करोगे आप उसके लिए बात करोगे. तो ये जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है ये फाइनेंशियल क्रेडिटर के अगेंस्ट जाके काम करेगा या फाइनेंशियल क्रेडिटर के इंटरेस्ट में काम करेगा? सर ऑब्वियस बात है. ये कौन? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव. इसको क्या करना है? जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको? फाइनेंशियल क्रेडिटर को. जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके आपको कुछ भी नहीं करना. ध्यान से पढ़ो. सेक्शन 25A सबसेक्शन 3, द AR shall not act against the interest of the financial creditors he represent and not act. क्या करना है भैया? आप किसके लिए हो? किसके लिए? FC के लिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए. ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनेंशियल क्रेडिटर को. तो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? तुम बता दो जी, क्या करना है जी? कौन बताएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसा जैसा बताएगा वैसा वैसा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव उसके भी आप पे काम करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा क्लियर है. ऑलवेज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रायर इंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर. समझ में आ रहा है सर? बहुत मजा आ रहा है. तो नाउ वी कम टू द सेक्शन 25A सबसेक्शन 3 का प्रोवाइडेड दैट. प्रोवाइडेड दैट क्या कहता है कि यदि एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है जिसको मैंने नाम दिया मिस्टर ए. कोई कंफ्यूजन? अभी समझाया ही कहाँ है जो कंफ्यूजन होगा. ये आपको समझ में आ गया है कि जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो भी ए होता है वो हमेशा क्या करता है? जिस फाइनेंशियल क्रेडिटर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस फाइनेंशियल क्रेडिटर के इंटरेस्ट का ध्यान रखता है और उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है. राइट. ये समझ में आ गया. आगे हम कंटिन्यू करते हैं. अब जो प्रॉब्लम है वो अलग तरीके की प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम समझना. एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम है मिस्टर ए. पर्सन है मिस्टर ए. राइट. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बहुत सारे. ए के PNB, ए के SBI और ए के बैंक ऑफ बड़ौदा. फॉर एग्जाम्पल दे आर द 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है? 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं. PNB, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा और अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी है. ये लो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बहुत सारे हैं. अब समझना मेरी बात ध्यान से. मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि यहाँ पे तीन नहीं बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं. एक मैंने ले लिया अदर और बाकी मैंने लिया PNB, SBI और BOB. ये जो PNB, SBI, BOB है इन तीनों के लिए हमने क्या किया? एक ही पर्सन एक को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर ये किसके रिगार्डिंग बात हो रही है? कॉर्पोरेट डेटर. ऑब्वियसली कॉर्पोरेट डेटर की कमिटी के लिए बात हो रही है. कॉर्पोरेट डेटर जो विप्रो लिमिटेड है उसकी कमिटी जो मैंने बनाई थी उस कमिटी के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं. तो उन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में जो 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं PNB, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों ने क्या किया? एक ही पर्सन को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया. अब प्रॉब्लम क्या है? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये ए
पीएनबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए एसबीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बीओबी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए पीएनबी, एसबीआई और बीओबी तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये ए जब मीटिंग को प्रेजेंट करेगा और मीटिंग के अंदर वोट देगा तो पीएनबी के लिए वोट दे रहा है, एसबीआई के लिए वोट दे रहा है, या बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए वोट दे रहा है। प्रॉब्लम समझ में आई बेटा? बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। समझना मेरी बात ध्यान से। मैं ए हूं, मुझे ए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट कर लिया। पीएनबी ने बोला तुम भी हमें रिप्रेजेंट करो, एसबीआई ने बोला तुम भी हमें रिप्रेजेंट करो, और बीओबी ने बोला तुम भी हमें रिप्रेजेंट करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तीनों को रिप्रेजेंट कर लूंगा। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं मीटिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं पीएनबी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या एसबीआई के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सर उस मीटिंग के अंदर आप तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पीएनबी का 10% वोटिंग शेयर बनता है और एसबीआई का 15% वोटिंग शेयर बनता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर एग्जांपल 20% वोटिंग शेयर बनता है। तो जिनका जितना वोटिंग शेयर बनता है, पीएनबी का 10, एसबीआई का 15 और बैंक ऑफ बड़ौदा का 20%। अब जब मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, मेरा नाम है ए, जब मैं ए मीटिंग को अटेंड करूंगा तो मीटिंग को अटेंड करते टाइम में पीएनबी के लिए भी वोट दूंगा। कितना वोट दूंगा? पीएनबी के लिए 10% वोट दूंगा, पीएनबी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। मैं एसबीआई के लिए वोट दूंगा 15%, एसबीआई के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी वोट दूंगा 20%, बैंक ऑफ बड़ौदा के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। पढ़ के देखना प्रोवाइडेड दैट में क्या दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। इफ द AR मिस्टर ए, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ए, रिप्रेजेंट्स सेवरल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर? पीएनबी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एसबीआई को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव तीन एग्जाम्पल में 3 लिया, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो। ई किसके लिए? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ए शैल वो कास्ट इज वोट इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये बंदा पीएनबी के लिए भी वोट देगा, एसबीआई के लिए वोट देगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए वोट देगा, और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए वोट देगा इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस received from each financial creditor to the extent of their voting share। पीएनबी ने बोला ऐसा मत करो, तो पीएनबी जो बोलेगा वो 10% की कैपेसिटी में मैं वोट दूंगा। जो एसबीआई ने बोला, एसबीआई की बात को मैं रखूंगा 15% कैपेसिटी में, और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात को मैं रखूंगा 20% कैपेसिटी में, क्योंकि मैं एक ही पर्सन हूं और मैं एक पर्सन तीनों को मीटिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उनका वोटिंग में यूज करने वाला हूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, मान लो कि यहाँ पे 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर का तो एआर कोई और होगा, तो वो जाने आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। पीएनबी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें ही अपन फर्दर बात करते हैं कि 3 लोग तो ही, पीएनबी भी, एसबीआई भी और बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। और फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा ने no instructions given to ए कौन है? ए कौन है? AR, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो हुआ क्या, ये ए पीएनबी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। पीएनबी ने इंस्ट्रक्शन दिया तो पीएनबी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 10% कैपेसिटी में वोट देगा। एसबीआई ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया तो एसबीआई का 15% कैपेसिटी में वोट देगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का 20% वोटिंग शेयर है, तो ये मीटिंग को पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जब वोट देगा तो बोलेगा बताओ मैं क्या करूं। और मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यदि बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं, भाई क्या बोलेगा, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं,
कोई इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं। जब कोई इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं, जब कोई इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं, तो क्या ए बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्याह पे अपने मन से काम कर लेगा? भैया मैं तो आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसा आप मुझे बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। आपने कुछ नहीं बोला तो मैं भी कुछ नहीं बोला, आप कुछ नहीं बोले तो मैं भी कुछ नहीं बोला। ध्यान से पढ़ना। दी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइडेड फर्दर दैट the authorized representative shall abstain from voting on the behalf of such creditor। क्या नाम है इसका? बैंक ऑफ बड़ौदा। जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया नहीं तो आप उसके behalf पे वोट नहीं दे सकते। बड़ा मजा आ रहा है सर, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ सेक्शन 25A सबसेक्शन 3A दैट इज अमेंडेड 16 अगस्त 2019 को ये अमेंडमेंट आया था, ये इंसर्ट हुआ था सबसेक्शन 3A। ये सबसेक्शन 3A क्या कहता है? ये कहता है कि सबसेक्शन 3 से कनेक्टेड है। क्या ये सबसेक्शन 3 से कनेक्टेड है। सबसेक्शन 3 में क्या था? पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, राइट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे भी बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, लेकिन ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है ये सिक्योरिटीज़ वाले हैं। और जनरली जब क्रेडिटर सिक्योरिटीज या डिपॉजिट के फॉर्म में होते हैं तो सेक्शन 21 सब सेक्शन 6A में दिया हुआ है, ऐसे केस में आपको कोई एक एजेंट या एक ट्रस्टी या एक AR अपॉइंट करना पड़ता है इन सारे क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सुनो जल्दी नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना। 25A सबसेक्शन 3A पे आने से पहले हमें एक बार ये समझना पड़ेगा सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A में क्या था। 21 सबसेक्शन 6A में ये था कि जब बहुत सारे सिक्योरिटीज के फॉर्म में बहुत सारे क्रेडिटर्स हो गए, किसी ने 5,000 रुपया दिया, किसी ने 50,000 रुपया दिया, किसी ने 2 लाख रुपया दिया, किसी ने 1.5 लाख रुपया दिया, मतलब जो भी डिपॉजिट आया, जो भी सिक्योरिटीज आया, तो ये सब इंडिविजुअल क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। ये सब थोड़ी रिप्रेजेंट करेंगे, तो उन सब के लिए कोई एजेंट, ट्रस्टी या कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ता है। तो इन सारे डिपॉजिट और सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बी को अपॉइंट कर लिया। एग्जाम्पल चेंज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ए की बात की थी, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि हमने क्या किया। बी को बनाया ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव इन सारे सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन आया? बी आया। अब बी बोलता है मैं क्या करूँगा, ये सारे जो सिक्योरिटीज जो होल्डर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे क्या कर रहे हो? भैया इतने सारे डिपॉजिट होल्डर्स हैं, इतने सारे सिक्योरिटी होल्डर हैं, इसका इतना ऐसे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम मेजॉरिटी के आधार पे काम करेंगे। मतलब ये कि जितने भी डिपॉजिट और सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उन सारे सिक्योरिटी होल्डर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। मैं अकेला बी इतने सारे सिक्योरिटी और डिपॉजिट होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं किसकी बात सुनूं? तेरी की। सर कर क्या रहे हो? मैं सुनने का ट्राई कर रहा हूँ। किसी 1 लाख दिया होगा, 1.5 लाख दिया होगा, 2 लाख दिया होगा, मतलब ये कि 1000 में, 2000 में, 5000 में सिक्योरिटी होल्डर हो, 10,000 में सिक्योरिटी होल्डर हो, तो ये तो सुनो क्या करूं? तो ये एक अमेंडमेंट लेके आ गए 25 सेक्शन 25 सब सेक्शन 3A। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए यहाँ पे पहली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग दी हुई है, बाहर में जाए सब। ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 25A सब सेक्शन 3A की पहली लाइन में दिया हुआ है, not withstanding anything to the contrary contained in the subsection 3।
सब सेक्शन 3 बाहर में जाए। सर सब सेक्शन 3 को बाहर में जाने के लिए क्यों बोला, इररिस्पेक्टिव ऑफ सब सेक्शन 3 क्यों बोला? क्योंकि सब सेक्शन 3 में तुम बोलो तुम्हारी कैपेसिटी में रिप्रेजेंट करूंगा, तुम बोलो तुम्हारी कैपेसिटी में रिप्रेजेंट करूंगा, तुम बोलो तुम्हारी कैपेसिटी में भी रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन ये वाला पॉइंट सब सेक्शन 3A, सब सेक्शन 3A, ये वाला पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जब सेक्शन 21 सब सेक्शन 6A की बात होगी। और सेक्शन 21 सब सेक्शन 6A के अंदर जब इतने सारे सिक्योरिटी और डिपॉजिट होल्डर है और उन सबको मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं हर इंडिविजुअल फाइनेंशियल, ध्यान से देखो मेरे को, हर इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को बोलूंगा मेजॉरिटी। तुम सब मेजॉरिटी में वोट दो, जैसा मेजॉरिटी बोलेगी मैं वैसा कर लूंगा। लो बनाना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाला पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जब सिक्योरिटीज और डिपॉजिट की बात होगी, और जितने भी सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या एक एजेंट आपने अपॉइंट किया है, दैट इज अ बी। और इस बी को क्या करना है, जो ये जितने भी सिक्योरिटी होल्डर हैं उन्होंने जो मेजॉरिटी में डिसीजन लिया, सर कितना मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ वोटिंग शेयर। ये वोटिंग शेयर किसका देखा जाएगा, ये वोटिंग शेयर देखा जाएगा इन सिक्योरिटी होल्डर का। इन सिक्योरिटी होल्डर का फॉर एग्जांपल वोटिंग शेयर है 40%, टोटल वोटिंग होगा, और इनमें से सिक्योरिटी होल्डर 40% वोटिंग शेयर होल्ड करते हैं टोटल का, तो 40 का 50% कितना हुआ, 20%। या इनका इंडिविजुअल का अपन ले लो 50%, मतलब टोटल बाकी सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं देखे जाएंगे। ये जो 50% जो आपको करना है, ये 50% किनका करना है, इन सिक्योरिटी होल्डर का करना है। किनका करना है, इन सिक्योरिटी होल्डर का करना है। ये सिक्योरिटी होल्डर का जितना भी वोटिंग बनता है उसका 50% जो के दे उसके अकॉर्डिंग ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा। बात समझ में आ गई है। 25A सबसेक्शन 3A, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्री कंटेंट सबसेक्शन 3 बाहर में जाए, 3 को रहने दो। इंडिविजुअली फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करने वाली बात नहीं होगी। क्या होगा, दी AR, दी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अंडर सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 21 कास्ट is what on the behalf of each नहीं, all the financial creditors he represent in accordance with the decision taken by vote। मतलब किसके डिसीजन के अकॉर्डिंग काम करेगा, डिसीजन टेकन बाय वोट मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो ये जितने भी ये क्या है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, इन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके 50% लोग 50% वोटिंग शेयर जिनके फेवर में बोलेंगे, जो ऐसा वो बोलेंगे वैसा ये बी क्या करेगा, काम करेगा। ये था अपना सब सेक्शन 3A। लेकिन वापस से बोलता है, रुको भैया, सब सेक्शन 3A का प्रोवाइडेड दैट, रुक जा जरा, सेक्शन 12A के लिए, किसके लिए, सेक्शन 12A के लिए, 12A, सेक्शन 12A के लिए, किसके लिए, 12A। सर कहीं पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, 12A के अंदर अपने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन कैन बी, याद आया कुछ। सेक्शन 12A के अंदर हमने बात की थी कि यदि कोई एप्लीकेशन दी जा रही है जो एडमिट हो गई, ऐसे एप्लीकेशन को आप विड्रॉ कर सकते हो जिसमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की आपको अप्रूवल चाहिए होती है एटलीस्ट 90%। ऐसे केसेस में 50% के दर पे काम नहीं होगा। हर फाइनेंशियल क्रेडिटर अपना इंडिविजुअल होगा, नॉर्मली जो सब सेक्शन 3 है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ओनली वन एक्सेप्शन नॉर्मली। चल जल्दी हो गया, कम बैक।
सब सेक्शन 3A किसके लिए बात कर रहा है, समझ में आ रही है सर? ये तो समझ में आ गया कि सब सेक्शन 3A सर सिक्योरिटी होल्डर की बात करता है। तो माइंड में सेट कर लो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST आती है मुझे पूरी अल्फाबेट, तुम्हें समझ में आ गया है? मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी होल्डर है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है बी। तो हर फाइनेंशियल क्रेडिटर को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मेजोरिटी के आधार पे जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। नॉर्मली ऐसा ही होगा, लेकिन उन सिक्योरिटी होल्डर को भी आपको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यदि वो मैटर एप्लीकेशन को विड्रॉ करने का है। तो यदि कोई एप्लीकेशन एरिया वापस ले रहे हो, ऐसे केसेस में यदि आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की 90% एरिया अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हर फाइनेंशियल क्रेडिटर को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेगा। उस केस में सब सेक्शन 3A एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज सब सेक्शन 3A हमेशा एप्लीकेबल होगा इन द केस ऑफ सिक्योरिटी और डिपॉजिट होल्डर। नाउ सेक्शन 25 सब सेक्शन 25A। तो सेक्शन 25A सब सेक्शन 4 क्या कहता है? भैया मैं हूं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज A, या जो भी B, जो भी हो, तो मैं A हूं, तो मैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं जो हर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं किन के लिए काम कर रहा हूं? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए। तो मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को कुछ रिपोर्ट दूं या नहीं दूं? मैंने एजेंडा और मिनट्स के बारे में तो बताया था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एजेंडा और मिनट्स की बात तो अपने ऑलरेडी कर ली, एजेंडा और मिनट्स की बात तो हमने कर ली। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ये करना होगा कि उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। मतलब ये कौन है? ए। ये कौन है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के जो भी इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड हुए, तो वो जो इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड हुए उनको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है? और ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? फाइल विद द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। The authorized representatives shall file with the committee of creditors। क्योंकि द रीजन ये समझो बात, यहाँ कौन है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, राइट? इंस्ट्रक्शन किसको दिया? ए को दिया। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर आउट, हटा दिया। अब ये ए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग के अंदर अटेंड कर रहा है, ये ए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग को अटेंड कर रहा है। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर तो है ही नहीं, मेरी मर्जी, किसको पता चलेगा कि उसने मुझे क्या बोला था? तो मैं क्या बोलूँगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, मुझे पूरे पावर है, हाँ उसने बोला था, झूठ बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ बात समझ में आई? फाइनेंशियल क्रेडिटर ने इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलेंगे जब तुम मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, वोट करोगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि तुम्हें क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है? तुम अपने पावर से बाहर निकल के भी तो काम कर सकते हो। तो यही तो ड्यूटी इंपोज की गई है। यदि आपको याद करने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि 25 सबसेक्शन 2, 25 सबसेक्शन 3, 25 सबसेक्शन 4 भी इनडायरेक्टली ड्यूटी बताते हैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ए की। पर ना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव फाइल विद द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, फाइल विद द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्या फाइल करेंगे? एनी इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड। ये कौन है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिला, चाहे फिजिकल मिला हो, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में मिला हो, क्यों मिले इंस्ट्रक्शंस? वोटिंग देने के लिए। ये एंश्योर करने के लिए आपको फाइल करना पड़ेगा दैट द एप्रोप्रिएट वोटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर यू रिप्रेजेंट इज करेक्टली रिकॉर्डेड बाय द IRP और RP। मीन सिंपल कंसेप्ट है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा जितने इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो भी आपको रिसीव्ड हुए, जिन फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को फाइल करने, ये एंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर वर्किंग, और ये एज पर द वोटिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स।
तो ये अपना कंप्लीट हुआ सेक्शन 25A। और मुझे उम्मीद है सेक्शन 25A ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का जो राइट एंड ड्यूटीज वाला जो कंसेप्ट है हमें समझ में आ गया है। नाउ वी कम टू द सेक्शन 27। सेक्शन 27 के अंदर हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी। रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, सर ये आरपी किसने अपॉइंट किया था? जो देता है जन्म वो ही ले लेता है जन्म। सर बोल क्या रहे हो? जिसने दिया है जन्म वो ही जन्मदाता मृत्युदाता बन गया है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही आरपी अपॉइंट करती है और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही उस आरपी को निकाल के नए आरपी को अपॉइंट कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। सर ये आरपी अपॉइंट कैसे हुआ था ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ऑलरेडी आईआरपी था, जो ऑलरेडी आईआरपी था वही आईआरपी आरपी अपॉइंट हो जाता है या नया पर्सन एज ए आरपी अपॉइंट कर लिया जाता है बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा अपॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि उसकी पूरी प्रोसेस है, अपन ने पढ़ा था। वही यहाँ पे कंसेप्ट है कि यदि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यदि डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, इस आरपी को हटाना है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। सर कितने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के, कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स? 66। कितना परसेंट? 66%। कितने परसेंट? 66% वोटिंग शेयर वाले जो मेंबर्स हैं, ऐसे मेंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं 66% वोटिंग शेयर, यदि वो उनकी ओपिनियन है कि ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा, एफिशिएंटली वर्किंग नहीं कर रहा, तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विद द कंसेंट ऑफ 66% वोटिंग शेयर ये आरपी को रिप्लेस कर सकते हैं। सर ये जो आरपी को रिप्लेस करने की बात की जा रही है, कब रिप्लेसमेंट होगा? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सीआईआरपी। जब तक सीआईआरपी कंप्लीट नहीं होती हमें आरपी चाहिए। और जो ऑलरेडी आरपी काम कर रहा है वो सही काम नहीं कर रहा, प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, मनमानी कर रहा है, एफिशिएंट नहीं है, जो भी लगता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, कंसेंट ऑफ 66%। कितना परसेंट? 66% वोटिंग शेयर की परमिशन से, वोटिंग शेयर के कंसेंट से कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आरपी को रिप्लेस कर सकती है कभी भी, किसी भी टाइम ड्यूरिंग दी सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का जो अपना पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर। अब तुम लोगों के दिमाग में डाउट ये आ रहा होगा, सर इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस ये होगा कि ये है हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, राइट। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यदि कंसेंट है, कितनी कंसेंट चाहिए इनकी? 66% वोटिंग शेयर, दैट इज अ मिनिमम। कितना? एटलीस्ट मिनिमम 66% वोटिंग शेयर की यदि परमिशन मिलती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आरपी को रिप्लेस कर सकती है। लेकिन वो डायरेक्टली थोड़ी रिप्लेस करेगी, उसको रिप्लेस करने का है प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर क्या प्रोसेस है? ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कितना अप्रूवल मिला है? 66%। कितना अप्रूवल? 66% फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की अप्रूवल से ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मेकिंग द एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को अप्रूवल मिला, कितना अप्रूवल मिला? ध्यान से, कितना अप्रूवल मिला? 66% वोटिंग शेयर की यदि अप्रूवल मिली मिनिमम, तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करेंगे? ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एप्लीकेशन देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, दे दी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या आएगा? डांस करते हैं सब मजाक कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? हमें आरपी को रिप्लेस करना है। अभी आरपी का नाम क्या है? डी। अभी डी आरपी है, हम चाहते हैं डी को हटा के क्या करना है? डी को हटा के क्या करना है? सर रिप्लेस करना है। किससे? ई से। तो बताओ ना, प्रपोज नेम ऑफ आरपी, दैट इज ई। वेरी गुड। मतलब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यदि डिसाइड कर लेते हैं कि हमें डी को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस मतलब हटाना है तो फिल किससे करना है, लाना किसको है, ये भी तो बताना जरूरी है। तो यही तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब डी को रिप्लेस करने की बात करेंगे तो वो ये भी बोलेंगे कि किसे अपॉइंट
करना है। तो उन्होंने बोला हमें ई को अपॉइंट करना है, तुम्हें ई को अपॉइंट करना है, लेकिन ई की अप्रूवल तो ले लो पहले। मैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलता हूं कि हमें डी को हटाना है, हमें डी को हटाना है और डी को हटा के ई को अपॉइंट करना है, ई को अपॉइंट करना है, लेकिन ई की अप्रूवल भी तो चाहिए ना। क्या चाहिए? ई की अप्रूवल भी तो लेनी पड़ेगी। तो बड़े ध्यान से पढ़ना, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल मेक द एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और जब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देंगे तो उस एप्लीकेशन में क्या होगा? नेम ऑफ आईपी प्रपोज्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और ये आईपी क्या है? अपॉइंट किया जा रहा है एज ए आरपी, सब्जेक्ट टू ए रिटर्न कंसेंट फ्रॉम द प्रपोज्ड आईपी आरपी इन द स्पेसिफाइड फॉर्म। मीन्स आपको बताना पड़ेगा कि हम ई को अपॉइंट करना चाहते हैं जो आईपी एज ए आरपी, और ई की हमने क्या किया? रिटर्न कंसेंट अप्रूवल ले लिए। क्या हुआ है सर? बहुत मजा आ रहा है। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने एप्लीकेशन दे दी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो ये मैटर कहां चला गया है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चला गया है। अब क्या होगा? अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का नाम आया है किसका? ई का। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो नाम आया है, फॉरवर्ड हुआ है आईपी का नेम, दैट इज ई टू बी अपॉइंटेड एज आरपी। तो नाउ ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आगे आईबीबीआई को क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब ये कि प्रॉब्लम किसको थी? कमिटी को ना। तो कहानी कहां से स्टार्ट हुई? कमिटी, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ 66% वोटिंग शेयर वाले जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनकी अप्रूवल से आप डी जो आरपी है उसको रिप्लेस करने की बात कर सकते हो। लेकिन जब रिप्लेस करने की बात करोगे तो आपको बताना पड़ेगा किसे अपॉइंट करना है? ई को। तो ई का नाम आपने क्या किया? फॉरवर्ड किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और ई की रिटर्न अप्रूवल ले लो, ई की रिटर्न कंसेंट ले लो। सर ले ली। देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसे आगे फॉरवर्ड करेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसे आगे फॉरवर्ड किया टू द आईबीबीआई, टू द आईबीबीआई। अब आईबीबीआई क्या करेगा? आईबीबीआई विद इन 10 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, या तो आईबीबीआई कंफर्म करेगा और नॉट कंफर्म करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंफर्म करेगा या कंफर्म नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेक्शन 27 में नहीं दिया हुआ। ये मैंने जो कवर किया, ये कहाँ से कवर किया? फ्रॉम सेक्शन 16। क्योंकि लॉ मेकर ने क्या किया? ऐसा बोला कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मैटर दे देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसे फॉरवर्ड कर देगा टू द आईबीबीआई। देन आईबीबीआई जो भी कंफर्म करेगा या कंफर्म नहीं करेगा वो वैसे ही करेगा जैसे कि वो आरपी को अपॉइंट करते थे। तो जनरली आईबीबीआई क्या करता है? विद इन 10 days आईबीबीआई को टाइम मिलता है 10 days का, जब उसका रेफरेंस आता है फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो आईबीबीआई विद इन 10 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये पॉइंट मुझे कहां से मिला? सेक्शन 16, क्योंकि 27 में नहीं दिया हुआ ये। 27 तो ओनली इतना बोलता है कि अब आरपी को वैसे ही अपॉइंट कर लो जैसा कि सेक्शन 16 बोलता है। तो आईबीबीआई क्या करेगा? 10 days के अंदर या तो जो रिप्लेस्ड आरपी क्या नाम है उसका? ई को कंफर्म कर लेगा, और यदि आईबीबीआई ने बोला कि ई को अपॉइंट कर लो क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तो देन आईबीबीआई ने उसे कंफर्म किया। और जैसे आईबीबीआई ने कंफर्म किया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपना थप्पा लगा दिया। थप्पा लगाने का मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपॉइंट कर दिया प्रपोज्ड आरपी दैट इज ई। लेकिन यदि उसके अगेंस्ट जो ई है उसके अगेंस्ट यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग यदि पेंडिंग है और आईबीबीआई ने यदि 10 days के अंदर यदि कंफर्म नहीं किया, तो यदि ई कंफर्म्ड नहीं हुआ, ई का यदि अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुआ, और जब तक ई अपॉइंट नहीं हो जाता, जो ऑलरेडी आरपी था, क्या नाम था उसका? डी विल कंटिन्यू। समझ में आ रही बात? सर बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है, मजा भी आ गया। तो ये था अपना रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, किस तरीके से हम डी को रिप्लेस कर सकते हैं विथ ई, दैट इज गिवन इन सेक्शन 27 ऑफ आईबीसी 2016। तुम लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ